बच्चे हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो सिस्टम विद वेरिएबल मास है, ठीक है ना, जो हम स्टडी करेंगे रॉकेट के बारे में, ठीक है ना। यूजली हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो टोटल मास होता है वो कंजर्व रहता है, ये हम मान के चलते हैं कि जो मास है दैट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं कि जो टोटल मास है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। समटाइम एज इन केस ऑफ रॉकेट द मास डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, जैसे रॉकेट के केस में मास कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द रॉकेट ऑन इट्स लॉन्चिंग पैड इज़ ऑफ द फ्यूल, जो कहते हैं जब लॉन्चिंग पैड पे जब रॉकेट होता है तो जो उसका मास कंसीडर करते हैं वो किसके कारण भी होता है, उसके फ्यूल जो उसके अंदर फ्यूल होता है वो भी हम कंसीडर करके चलते हैं साथ में, ठीक है ना। तो हम एज मतलब होल है जो रॉकेट का मास प्लस जो उसमें फ्यूल है, ठीक है ना, वो कंसीडर करके चलते हैं। द होल ऑफ द फ्यूल इज इवेंचुअली बर्न्ड एंड कंबशन प्रोड्यूस आर इजेक्टेड फ्रॉम द नोजल ऑफ द रॉकेट इंजन। अच्छा, जब है जो रॉकेट है फ्लाइट पे है, मतलब अपने लॉन्चिंग पैड से चला गया है, ठीक है, तब है जो वो मतलब उसकी जो फ्यूल है वो बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, उसका मास थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे वी हैंडल द वेरिएबल मास सिचुएशन बाय अप्लाइंग, ठीक है ना, न्यूटन्स सेकेंड लॉ not to the rocket alone but to the rocket and its ejected combustion product taken together। बच्चे हमने अकेले रॉकेट के ऊपर ही नहीं अप्लाई करना सेकेंड लॉ, बल्कि जो उस रॉकेट ने इजेक्ट किया है, जो फ्यूल उसका इजेक्ट हुआ उसके ऊपर भी। द मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम डू नॉट चेंज एज अ रॉकेट एक्सेलेट। जो बच्चे जो मास है, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा जब मतलब रॉकेट जब एक्सेलेट होगा, मतलब फ्लाइट पे चला जाएगा, तो जो उसका मास है, ठीक है, वो कंबाइंड सिस्टम का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इन दिस स्टडी वी ज्यूम दैट एक्सटर्नल फोर्स, कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है अर्थ की, एटमॉस्फेयर भी, वो सब हम निग्लिजिबल मान के चलते हैं, स्मॉल, कि बिल्कुल स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द रॉकेट, मतलब जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, उसके ऊपर कोई भी फोर्सेज है जो हम निग्लिजिबली मान के चलते हैं। दैट डू नॉट इफेक्ट द मोशन ऑफ द रॉकेट, मीन्स जो ये फोर्सेज है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये है जो रॉकेट के मोशन को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो हमने कंसीडर कर लिया बच्चे द फ्लाइट ऑफ द रॉकेट डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ऊपर को जाएगा रॉकेट, ठीक है ना, एट टाइम t0, जब टाइम t0 होगा, ठीक है, हमने सपोज कर लिया जो m0 है वो उसका क्या है, इनिशियल मास है रॉकेट का, ठीक है ना, इंक्लूडिंग दैट फ्यूल। अब फर्स्ट केस में क्या होगा, जब टाइम t0 है तो अब हम फ्यूल का मास प्लस रॉकेट का मास दोनों लेके चलेंगे, ठीक है ना। m0 क्या है, एज होल हमारे पास मास है किसका, रॉकेट का, इंक्लूडिंग फ्यूल, ठीक है। एंड v0 क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, ठीक है ना। तो सपोज कर लो हमने किसी टाइम t पे, ठीक है, आफ्टर फ्लाइट, ठीक है, जब वो अपने लॉन्चिंग पैड से चला गया ऊपर, तो किसी टाइम t पे हमने देखा कि उसका जो मास है रॉकेट का वो कितना बच गया, m, ठीक है, लेफ्ट। क्योंकि m क्यों बचा, क्योंकि जब हमने कंसीडर किया था स्टार्टिंग में दैट इज़ m0, ठीक है, जब वो मतलब लॉन्चिंग पैड से चला गया है तो फ्यूल छोड़ेगा, ठीक है ना, फ्यूल छोड़ने के बाद उसका मास रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना बच गया, m, ठीक है, ये ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। टाइम t0 पे m0 है और टाइम t पे कितना है, उसका मास m है, ठीक है ना। और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो वेलोसिटी एक्वायर कर ली रॉकेट ने दैट इज़ v, इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, और जब एक्वायर वेलोसिटी है दैट इज़ द v, ठीक है ना। एज एग्जॉस्टेड गैस आर एस्केपिंग, तो बच्चे जब देखो इसका मास ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि हमने इसमें रॉकेट का मास प्लस फ्यूल का मास कंसीडर किया है। ये ओनली किसका मास है, रॉकेट का, जब फ्यूल निकल गया है इसमें से, ठीक है ना, जो धुआं बाहर निकल गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो m0 है दैट विल बी ग्रेटर, ठीक है, m0 भी ग्रेटर होगा, ठीक है ना, और m से, ठीक है ना, और v ग्रेटर होगा v0 से। वेलोसिटी तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है उसकी, v0 है। अब वेलोसिटी एक्वायर कर ली, एक्सेलेरेट हो गया, तो उसकी वेलोसिटी कौन सी ज़्यादा होगी, v, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, ठीक है ना, ये देखो, एज एग्जॉस्टेड गैस आर एस्केपिंग, ठीक है ना, m इज़ लेस देन m0 एंड v इज़ ग्रेटर देन v0, ठीक है ना। मतलब जो एक्सेलेरेट की वेलोसिटी है, जब एक्सेलेरेट किया रॉकेट तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, और जब टाइम t0 था तब उसका मास रॉकेट का क्या था, ज़्यादा था। इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, सपोज कर लो, कहते सपोज किया हमने किसी स्मॉल इंटरवल पे, जैसे थर्ड केस है ये हमारे पास, किसी भी टाइम t पे, ठीक है ना, क्या किया हमने, dm अ स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट, ठीक है, द मास ऑफ द एग्जॉस्ट गैस दैट एस्केप, ठीक है ना, कि कोई भी जो हमने dm क्या है, डिक्रीज, जो मास डिक्रीज़ हुआ, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये मास है जो इनिशियल मास था जब उसमें फ्यूल भी था, और ये मास था जब उसने वेलोसिटी एक्वायर कर ली और फ्यूल निकल गया।
फ्यूल निकल के बाद जो डिक्रीज मास हुआ मीन्स DM, सपोज कर लो DM क्या है, डिक्रीज मास है, ठीक है, कि उसका मास जो कम हुआ है, स्मॉल डिक्रीज इन द मास ऑफ द रॉकेट और मास ऑफ द एग्जॉस्ट गैस दैट एस्केप, और जो गैसेस निकली है उसका मास ले लो, ये तो रॉकेट का लिया हमने m, ठीक है, तो DM किसका हो गया, गैस का, जो बाहर निकली है गैसेस, और DV क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, पहले कितनी थी V0 थी, उसके बाद B मीन्स V0 से V तक स्मॉल इंक्रीज हुआ है, ठीक है, किसका, वेलोसिटी का, और VG क्या है, वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू, देखो अर्थ क्या है नीचे, तो ऊपर को रॉकेट जा रहा है, दैट इज़ अपवर्ड, तो जो हमारी जो गैसेस निकल रही हैं उसकी रॉकेट की फ्यूल निकल रहा है, तो दैट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट, ठीक है, तो इसको हमने नेगेटिव लिया है, क्यों, एज बिकॉज दीज गैसेज मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ रॉकेट, रॉकेट अपवर्ड जा रहा है और गैसेज डाउनवर्ड आ रही है, इसलिए हमने क्या लिया है, VG को नेगेटिव। ये समझ आ गया आपको क्या क्या लिया है, 3 केसेस है हमारे पास, ठीक है ना, T0 एंड T, जब टाइम T लिया हमने और टाइम जब D + DT लिया, ठीक है, स्मॉल इंक्रीज लिया, ठीक है ना, तो मास रिड्यूस होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ठीक है, तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो बच्चे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द मास m ऑफ द रॉकेट एट इंस्टेंट t मस्ट बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट मास, कितना रॉकेट का मास, m - Tm, मतलब जो स्मॉल डिक्रीज हुआ और जो उसका मतलब एक्वायर करने के बाद है, मूविंग विद द वेलोसिटी v + dv, ठीक है, प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ मास dm ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू द, जो हमारी उसकी वेलोसिटी थी एग्जॉस्ट गैसेस की VG, उसके इक्वल होगा ना, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम, समझ आया। तो लीनियर मोमेंटम था जब रॉकेट ने वेलोसिटी एक्वायर कर ली, कितनी, mv, सिंपल, ठीक है ना, और वो किसके इक्वल होगा, जो स्मॉल डिक्रीज हुआ मास में, प्रोडक्ट किसका, वेलोसिटी का जो उसमें इंक्रीज हुआ है, प्लस जो गैसेस का और फ्यूल का हमने मास और वेलोसिटी ली है, ठीक है, समझ आ गया आपको। लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट किसी इंस्टेंट t पे किसके इक्वल है, जब वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट का मास जब डिक्रीज हुआ और वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हुई, प्लस जो फ्यूल का जो हमारे पास मास एंड वेलोसिटी थी, ठीक है ना, ले लिया हमने। अब क्या किया हमने, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एक एक करके टर्म से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, -Dm VG आ गया यहाँ पे, ठीक है, V कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बची। बच्चे इस केस में देखो, ये हमारे पास है ना DV DM, बच्चे DM और DV हम मान के चले थे ना स्मॉल चेंज, तो जब ये दोनों क्या है, बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो हम इसको निग्लिजिबल मान लेंगे, मीन्स इसको हमने क्या कर लिया, निग्लिजिबल ही मान लिया कि 0 है ये, ठीक है ना। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, MDV - VDM इज इक्वल टू VGDM, तो DM वाली इक्वेशन हमने एक साइड कर ली इकट्ठी, ठीक है, तो DM इनमें से कॉमन निकाल लिया, हमारे पास क्या बचा, MDV इज इक्वल टू DM ब्रैकेट V + VG, दिस इज इक्वेशन 2। तो बच्चे ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ठीक है। तो व्हेन द रॉकेट हैज़ गॉन फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ, बच्चे जब अर्थ से ही बहुत दूर चला गया, आउट ऑफ स्पेस, आउट ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ बिकम इररेलेवेंट, तो उसका तो कोई मतलब लेना देना नहीं है अर्थ के साथ, जो उसकी अगर हम कंपैरिजन करें गैसेस का, तो हमने क्या किया, ठीक है, वी टेक द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट एज u, तो हमने u ले ली विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, अर्थ के साथ नहीं हमने ली, हमने इसको VG हमने विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ली थी ना। तो अब हमने क्या किया, कहते हैं जब रॉकेट है जो वो आउट ऑफ स्पेस चला गया, आउट ऑफ स्पेस मीन्स जो अर्थ के बिल्कुल ही बाहर चला गया है, तब अर्थ का तो कोई मतलब ही नहीं है कि उसकी हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो दैट इज़ इररेलेवेंट। तो हमने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी ले ली एग्जॉस्ट गैस की विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट एज u, तो हमने इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, V + VG इज इक्वल टू -u, अगेन अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमने -u यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास बच्चे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इंटू, तो हमारे पास क्या आ गया, MDV इज इक्वल टू -u DM। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, M को नीचे ले आए, ठीक है ना, डिवाइड कर दिया, दोनों साइड क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट विद प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट कैसे, जैसे पहले टाइम T0 था, उसके बाद टाइम T कितना हो गया T, टाइम T0 पे मास कितना था m0, टाइम T पे कितना हो गया मास m, ठीक है, टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी थी V0,
ठीक है ना, और टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी होगी v। तो दीज आर द लिमिट, ये मासेस की लिमिट है और ये वेलोसिटी की लिमिट्स है। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी की लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देनी यहाँ पे मासेस की, ठीक है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या आगे आ जाएगी, लिमिट्स v नॉट से v तक, ठीक है, और इसकी लिमिट जो मास की लिमिट है दैट इज़ m नॉट से m तक, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, u हमारे पास कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। इसकी इंटीग्रेशन की तो हमारे पास क्या आ गया, v लिमिट्स v से v नॉट, ठीक है ना। और इस केस में हमें पता है 1/m का इंटीग्रेशन या कोई भी 1/ डिवाइड में अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है तो उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो लॉग होती है, ठीक है। डेरिवेटिव उल्टा होता है, लॉग का डेरिवेटिव 1/1 जो भी वेरिएबल होगा, बट 1/ कोई भी वेरिएबल जैसे 1/m है तो इसका हमारे पास जो इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगी, log m, ठीक है। तो इसमें हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट कर दी यहाँ पे log m, माइनस करके हमने पुट की और लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्या है। तो बच्चे हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग का, log m/n इज इक्वल टू log n माइनस log m, ठीक है। तो हम फॉर्मूला है ये लॉग का, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, log m माइनस log m नॉट को log m/m नॉट, दिस इज़ अ फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसमें इंटरचेंज कर दिया, m नॉट को ऊपर कर दिया, m को नीचे, और नेगेटिव साइन आ गया। जब हम इसको चेंज करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को लॉग में तो नेगेटिव साइन आ जाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो गया ये। तो हमारे पास क्या आ गई, v इज इक्वल टू वी नॉट को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, v नॉट प्लस u log e m नॉट ओवर m, ठीक है। ये हमारे पास क्या बच गई, इक्वेशन आ गई जो हमें क्या देगी, वेलोसिटी देगी रॉकेट की एट एनी टाइम। तो v कौन सी वेलोसिटी थी, किसी भी टाइम t पे हमने अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है रॉकेट की तो दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर दैट, ठीक है ना। उसके बाद सपोज कर लो हमने इनिशियल वेलोसिटी है जो रॉकेट की t0 पे, ठीक है, ले ली, तो v नॉट भी 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर इसमें वो कंडीशन सब्स्टिट्यूट करें, ये तो किसी इंस्टेंट पे है, अगर हमने क्या किया, टाइम t0 पे है, टाइम t0 पे वेलोसिटी कितनी थी, ये वाली 0 थी ना, तो इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू u log e m नॉट अपॉन m, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अगर हम बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2.303 u log e m नॉट अपॉन m इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अगर हम बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2.303 u log e m नॉट अपॉन m इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग, ठीक है ना। तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, ये हमने कर लिया बर्नड आउट स्पीड। बर्नड आउट स्पीड मीन्स जो मतलब पूरा फ्यूल जब पूरा बर्नड हो गया है, ठीक है ना। बर्नड आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट इज अ स्पीड अटेन्ड बाय द रॉकेट व्हेन द होल ऑफ द फ्यूल ऑफ द रॉकेट हैज़ बीन बर्नड। वो स्पीड जब पूरा का पूरा फ्यूल है जो बर्नड आउट हो गया है, ठीक है ना, ऑब्वियसली इट इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड, ठीक है ना। तो वो क्या होगी, जब पूरा फ्यूल बर्नट हो जाएगा मींस उस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो रॉकेट है वो एक्वायर कर लेगा, ठीक है ना। तो इसमें केस में क्या होगा, व्हेन द होल ऑफ द फ्यूल ऑफ द रॉकेट हैज़ बीन यूज्ड अप द रेजिडुअल मास mr ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू द मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर ऑफ द फ्यूल। ऑब्वियसली जो रॉकेट का मास है और जो फ्यूल का एम्प्टी कंटेनर होगा, मतलब पूरा फ्यूल बर्नट आउट हो गया, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम दिस इक्वेशन जो हमने अभी ड्राइव की है, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, बस रेशो की चेंज हो जाएगी, जो हमारी इस देखना आप mr मतलब जो रेजिडुअल मास बचा है, ठीक है, वो किसके इक्वल, रॉकेट के मास के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। रॉकेट का मास कितना था इनिशियल m नॉट, और रेजिडुअल मास कितना था mr जो एम्प्टी कंटेनर का है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द बर्नट आउट स्पीड। अगर आपको आ गया कि फाइंड आउट करो बर्नट आउट स्पीड, तो बर्नट आउट स्पीड आपने कैसे फाइंड आउट करनी है कि जितना रॉकेट का मास था वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो एम्प्टी कंटेनर है फ्यूल का, ठीक है, उसके इक्वल, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट क्या है बच्चे, थ्रस्ट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है ना, काइंड ऑफ फोर्स है, इट इज़ अ फोर्स विद विच द रॉकेट मूव अपवर्ड। थ्रस्ट होती है अपोजिट फोर्स, ठीक है ना,
जैसे हम पानी में लगते हैं ना थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं हम, कि हम अगर पानी में किसी मग को हम नीचे को डिप करते हैं, ठीक है, उल्टा करके, तो अपवर्ड फोर्स लगाता है, जो वो वाटर होता है उसको अपवर्ड पुल करता है, दैट इज़ अ थ्रस्ट, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 34 को डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है ना, 34 को उसको डिवाइड किया हमने dt के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ अगर हमने डिवाइड किया, dv/dt इज इक्वल टू -u dm/dt। हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या जाता है, एक्सेलेरेशन होती है, ठीक है ना, एक्सेलेरेशन होती है ना, तो एक्सेलेरेशन हो जाएगी किसी रॉकेट की एट टाइम t के ऊपर, तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर एफ dv/dt इज इक्वल टू ma किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हमने थ्रस्ट निकाली, थ्रस्ट क्या है, काइंड ऑफ फोर्स है ना, अगर dv/dt की वैल्यू हमने a पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, ma इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, -u dm/dt। The negative sign indicate that thrust on the rocket is upward in the direction opposite to that of the direction of the escaping gas। गैस पीछे को निकल रही है, दैट इज द थ्रस्ट, क्योंकि गैस पीछे को आ रही है, रॉकेट के अपवर्ड जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, तो दिस इज द थ्रस्ट, ठीक है बच्चे। उसके बाद है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस है जो, वो आपके पास है, मतलब जो सेम पॉइंट पे एक्ट करती हो, फोर्सेस है, सपोज कोई फिर दो फोर्सेस है वो सेम पॉइंट पे एक्ट कर रही है, उसको इक्विलिब्रियम या कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन मैकेनिक्स रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। दिस मीन्स दैट अ पार्टिकल वुड बी इधर रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चे इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल में सपोज हम कह रहे हैं कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो मोशन ही रहेगी, दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम, ठीक है। सपोज हमारे पास बच्चे, एक मिनट, ठीक है, तो सपोज कर लो कि हमारे पास है जो पार्टिकल रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे है, ठीक है, या पार्टिकल यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में मींस इक्विलिब्रियम स्टेट होती है कि कोई भी उसकी स्पीड को कम ज़्यादा नहीं कर रहा, ठीक है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। अगर वो मोशन में है, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही पड़ा है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज F1 और F2 एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। सपोज हमारे पास दो फोर्सेज हैं, ठीक है, जो एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है, अगर दोनों फोर्सेज इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये पार्टिकल है वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट कब होगी, जब दोनों फोर्सेस का प्रोडक्ट जीरो होगा, दोनों फोर्सेस का सम जीरो होगा। अगर दोनों फोर्सेस का सम जीरो है, ठीक है, तो एक उस तरफ चली जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। मीन्स एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना। इट मीन्स अ पार्टिकल किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ऐसे है बच्चे, अगर तीन फोर्सेज एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है, तीन फोर्सेज है, सपोज ये F1 है, F2 है और F3 है, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्सेज होती है जो एक पॉइंट से निकलती हैं, फोर्सेस एक पॉइंट से ही लगती हैं, ठीक है ना। तो बच्चे इस केस में क्या होगा, अगर दो फोर्सेस का जो प्रोडक्ट सम है वो रिजल्टेंट ऑफ थर्ड फोर्सेस के इक्वल होगा। मीन्स सपोज F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, OC डैश। OC डैश इज अ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F2, ठीक है। अगर ये O एंड C डैश ये इक्वल हो जाता है F3 के, इट मीन्स है जो हमारे पास जो हमारा जो पार्टिकल है और फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। इस पे पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे अगर हम, तो जो इसका रिजल्टेंट हमारे पास कौन सा है, OC डैश आ रहा है, दैट इज इक्वल टू द F3। दिस मीन्स कि जो हमारा पार्टिकल है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। सो विद दिस योर सिलेबस इज कम्प्लीटेड, आई मीन टू से टॉपिक इज कम्प्लीटेड, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन का आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इसके साथ। तो हम कल करेंगे स्टार्ट आपका जो नेक्स्ट है चैप्टर, दैट इज़ फ्रिक्शन वाला है, ठीक है। तो आप इसको देख लो अच्छे से, ठीक है।